अपॉर्च्युनिटीज़ जो है, वो आपको खुद ढूँढना होता है ना? आपको आपके आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। ये सिर्फ़ काम करने से ही भी नहीं चलेगा आपको साथ ही साथ आपको काम को कैसे प्रेज़ेंट करना है, आपको पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाना है और पोर्टफ़ोलियो में आपका आर्टिस्ट स्टेटमेंट होता है, आपका जो बायोडाटा है सीवी है वो उसको अपडेट करते रहना चाहिए। टैलेंट है आपके पास, तो आप देखना ये होगा कि आपको कहाँ पे क्या दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रहा है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, तो मिल गया तो आप अ मतलब यू शुड गो फॉरवर्ड। फिर दिल्ली में रहते-रहते ये रियलाइज़ हुआ अ, उम, कि मुझे दिल्ली छोड़ना नहीं चाहिए। दिल्ली के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ जो है दिल्ली से रहने से मिल जाता है। क्योंकि लद्दाख जो है बहुत रिमोट एरिया है, वहाँ पे कोई गैलरी नहीं आएगा, कोई आर्ट कलेक्टर नहीं आएगा। अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम नहीं है दूसरा, है ना? तो आपको ज़रूरत है तो आप पोर्ट्रेट करो साइड-साइड में, है ना? और अपना आर्टिस्टिक जो आपका जो असल काम है, वो भी आपको साइड-साइड में काम करना पड़ेगा। तो हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच में आज आए और अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। तो ये हम सभी का सौभाग्य है जो भी इस वीडियो को देखेंगे, या मतलब आपका काफ़ी जो है फील्ड में काफ़ी लोग जानना पहचानना शुरू कर दिए जैसे ही आपका 2025 में जो है काफ़ी अवार्ड्स लिए आपने ललित कला अकेडमी द्वारा भी, और काफ़ी स्ट्रगल करके आप अपने आर्ट को जो है वर्ल्ड लेवल तक पहुंचा पाए, अपने लद्दाख के कल्चर को, और अपने जो न्यू स्टाइल आपने डेवलप किया है पेपर मैशे और कार्डबोर्ड को लेकर के। तो इसमें आपकी शॉर्ट बायो में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप की लद्दाख के पास है सापी, वहाँ के विलेज सापी से बिलोंग करते हैं, और 1997 में आपका बर्थ हुआ। फिर बीएफए आपने जम्मू यूनिवर्सिटी से किया, और एमएफए शांति निकेतन कला भवन से बंगाल से किया। उसके बाद काफ़ी आपने जो है इंटर्नशिप वगैरह या प्रोग्राम्स जो है ज्वाइन किए। नेशनल अवार्ड आपको 64th NEA ललित कला अकेडमी नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट में 2025 में मिला, जो कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा मिला। आज के जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि टैलेंट होने के बाद भी जो सक्सेस है वो क्यों नहीं मिलता, एक आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ और अवार्ड तक कैसे पहुंचना चाहिए। पहले अज़ीज़ थैंक यू आपने आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आपने पॉडकास्ट शुरू किया और थैंक यू। आपका पहला सवाल है कि अ, कैसे आर्टिस्ट का टैलेंट होने के बाद भी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलता है। बिल्कुल। मेरे ख़्याल से टैलेंट एक 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 अलग चीज़ है, टैलेंट होना एक अलग चीज़ है और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना अलग चीज़ है। टैलेंट जो है आपका आपके करियर की शुरुआत में थोड़ा-सा हेल्प मिल सकता है ना? और अ, अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आपको खुद ढूँढना होता है ना? आपको आपके आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको खुद देखना पड़ेगा, है ना? अ, आज के टाइम पे ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं से पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है? क्योंकि सब कुछ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है अ, और इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कोई भी ग्रांट्स हो, अपॉर्च्युनिटी कोई भी एग्ज़िबिशन होगा या स्कॉलरशिप होगा, कुछ भी होगा वो कोई भी गैलरी
होगा उन सब का इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल होता ही है उनको कोई किसी भी गैलरी का आज के टाइम पे। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और सिर्फ़ आपके सिर्फ़ काम करने से ही भी नहीं चलेगा आपको साथ ही साथ आपको काम को कैसे प्रेज़ेंट करना है, आपको पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाना है और पोर्टफ़ोलियो में आपका आर्टिस्ट स्टेटमेंट होता है, आपका जो बायोडाटा है सीवी है, वो उसको अपडेट करते रहना चाहिए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके काम को कैसे डॉक्यूमेंट करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके काम को कैसे लोगों तक पहुँचाने का एक तरीका, वो भी है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब बहुत सारी चीज़ें मिलके आपके टैलेंट को पहचाना जा सकता है। थैंक यू सो मच। तो जब आपकी शुरुआत हुई, मतलब स्टार्टिंग फेज़ में जब आप बचपन में थे, तो एक इंटरेस्ट होता है हर एक व्यक्ति के अंदर कि हुँ, हाँ, मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ, कुछ आर्ट करूँ। स्कूल के दौरान भी जैसे ड्राइंग टीचर से कुछ सीखूँ, क्राफ्ट करूँ, उसमें एक इंटरेस्ट होता है। फिर वही इंटरेस्ट को अगर हम नर्चर करते हैं, जैसे हम एक पौधे को नर्चर करते हैं, बीजारोपण करते हैं, उसको पानी देना शुरू किया, धीरे-धीरे पौधा बढ़ता है। तो वैसे ही एक कलाकार का भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब वो स्कूल लाइफ से जुड़ता है, तो ड्राइंग से जुड़ता है। फिर उसके बाद उसका टैलेंट में निखार आना शुरू होता है। फिर उसको ये डिसाइड वो करता है कि मुझे आगे जाके जो है डिग्री करनी है, इसमें इसमें मुझे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है। तो वो सारी यात्रा अब तक की, जिसमें आपको एक ऑथराइज्ड आप आर्टिस्ट बन चुके हैं, आपका इंडियन आर्ट फेयर में भी काम जो है लगा है गैलरीज के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि है भारत में एक व्यक्ति के लिए। तो वो सारी यात्रा संक्षिप्त में अगर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, तो काफ़ी आर्टिस्टों को हुँ, हेल्पफुल होगा। हाँ, बचपन में मैं ड्राइंग हाँ, ड्राइंग स्कूल में करते थे। जैसे अम जैसे नोटबुक पे कुछ न कुछ कुछ असाइनमेंट होते हैं तो उस पे कुछ न कुछ ड्राइंग साथ में इलस्ट्रेशन के साथ करने का मुझे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो धीरे-धीरे करके टीचर्स भी रिकॉग्नाइज़ करने लगते हैं कि ये कुछ ड्राइंग अच्छा कर रहा है, स्केचिंग अच्छा कर रहा है। तो वो एक बहुत छोटे बचपन से ही मुझे ऐसे ड्राइंग करना शौक था। तो धीरे-धीरे करके स्कूल ने बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ दिया, जैसे स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें मुझे भेज दिया जाता था या कोई कहीं पे वर्कशॉप हो रहा है, तो वो कहीं पे भेज दिया जाता था। तो मुझे एक जब मैं क्लास 9th में था, तब लद्दाख आर्ट एंड मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन करके लद्दाख में एक एनजीओ है, तो वो एक वर्कशॉप दिया। तो उस वर्कशॉप में स्कूल की तरफ से मुझे भेजा गया था। तब मुझे मिला 2 अ, आर्टिस्ट तब स्टूडेंट थे, अभी आर्टिस्ट वो स्कल्पटर है वो लोग। वो हमारे कॉलेज का ही सीनियर है। इंफा से ही पास आउट है जम्मू से। चिमेत दोरजे और शायद आप जानते होंगे, पता नहीं। चिमेत दोरजे और चिरिंग गुरमीत करके हैं। तो हमारे कॉलेज से ही पास आउट है। तो अ, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिला फाइन आर्ट के बारे में। ज़्यादा उन उनकी तरफ से मालूम पड़ा। तो तो 10th 11th में मैं क्लियर हो गया था कि फाइन आर्ट्स लेना है ना? तो 11th-12th पास आउट हुआ, फिर इधर जम्मू इंफ़ा में मैंने एडमिशन लिया। फिर वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना? कैसे फाउंडेशन में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। तो धीरे-धीरे करके जो एकेडमिक जर्नी है, वो चीज़ वहाँ से मिला। फिर उसके बाद मास्टर्स करने के लिए शांति निकेतन गया। शांति निकेतन में
भी बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ। तो वहाँ वहाँ से पास आउट होने के बाद मुझे फिर से लामो करके लद्दाख आर्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन में मुझे रेज़िडेंसी वो लोग हर साल एक करता है, तो वो रेज़िडेंसी मुझे पास आउट होने के बाद वो चीज़ लद्दाख में वापस घर में आके वो चीज़ मिला। फिर वो अप्लाई करना किया था क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे मुझे मिला था, क्योंकि आपका सवाल ही यही था कि शुरुआत में कि कैसे आपको टैलेंट होने के बाद भी आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं मिलता है। तो वो ये है कि आप टैलेंट है आपके पास, आप देखना ये होगा कि आपको कहाँ पे क्या दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रहा है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, तो मिल गया तो आप अ मतलब यू शुड गो फॉरवर्ड। फिर वो लम्हों का वो ख़त्म होने के बाद मुझे फिर ललित कला अकेडमी में स्कॉलरशिप के लिए मैंने भर के रखा था जब मैं मास्टर्स कर रहा था। तो उसका रिज़ल्ट कुछ महीने लगा 6-7 5-6-7 महीने लगा। उम, फिर वो चीज़ मिला, तो फिर मुझे दिल्ली में आने का मौका मिला, क्योंकि वो स्कॉलरशिप में क्या है कि आपको दिल्ली में आके काम करना पड़ता था। तो 1 साल के लिए वो स्कॉलरशिप था, तो वो दिल्ली में रह के बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, क्योंकि दिल्ली जो है आर्ट का एक हब है, जैसे मुंबई जैसा है, उसी तरह दिल्ली भी एक है। तो दिल्ली में बहुत सारे एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, बहुत सारे आर्टिस्ट मिला, आर्टिस्टों से बात किया, है ना? अपने काम का फीडबैक लिया, है ना? है ना? बहुत कुछ दिल्ली में जाके सीखने को मिला। फिर दिल्ली में ये एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मुझे पहले मैं जब स्कॉलरशिप शुरू में मिला था, तब मैं सोचा था कि 1 साल दिल्ली में रह के देखते हैं, फिर वापस घर में आने का सोचा था। फिर दिल्ली में रहते-रहते ये रियलाइज़ हुआ अ, उम कि मुझे दिल्ली छोड़ना नहीं चाहिए। दिल्ली के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ जो है दिल्ली से रहने से मिल जाता है। क्योंकि लद्दाख जो है बहुत रिमोट एरिया है, वहाँ पे कोई गैलरी नहीं आएगा, कोई आर्ट कलेक्टर नहीं आएगा वहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगा कि उम, जैसे विंटर 5 से 2-4 महीने में विंटर के टाइम पे दिल्ली में जाता हूँ और समर के टाइम पे वापस लद्दाख में आके काम करता हूँ। तो वैसे करते-करते अ, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिला बीच में, फिर ऐसे लद्दाख और दिल्ली करते-करते फिर इंडिया आर्ट फेयर में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। फिर बहुत सारे ग्रांट्स में अप्लाई किया था। इसलिए ये सब मिला है क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है ना? तभी मिला। कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिला सब अप्लाई करते हुए, लेकिन बहुत सारे चीज़ें नहीं मिला, है ना? बहुत सारी चीज़ें मिला, तो वो चीज़ क्या बोलते हैं, एक करते-करते सीखते गया। है ना? कि ये अगर अप्लाई किया, ये नहीं मिला तो उसमें क्यों नहीं मिला मुझे? ये मैं सोचता था क्यों नहीं मिला है, एनालाइज़ करता था अपने पोर्टफ़ोलियो को, है ना? पर इसका मतलब ये नहीं सोचता था कि ये मेरा काम में कोई वीकनेस है या कुछ है। क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक क्या बोलते हैं, एक एजेंडा या कुछ अपना एक परसेप्शन होता है अपने इंस्टीट्यूशन का। हो सकता है आपका काम उसके साथ नहीं जा रहे, है ना? उसको जो चाहिए उनका एक अपना एक थीम होता है या कुछ एक कोई एग्ज़िबिशन कर रहा है तो कोई एक क्यूरेशन का एक थीम होता है। तो उसके साथ नहीं जा रहे तो आपका काम वहाँ पे नहीं लगेगा। तो अगर जा रहे हैं तो आपको काम लग सकता है। तो वो वैसा है। तो वैसे करके थोड़ा करके एक मिला, फिर सबसे बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिला मुझे वेनिस बिएनाले करके, अ, इटली में होता है वो। इंडिया को इंडिया ने 6 साल के बाद ये नहीं 7 साल के बाद अ, पार्ट लिया है। तो
5 आर्टिस्ट लिए गए हैं इंडिया से, तो उनमें से मैं एक मुझे जाने का मौका मिला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़ मिलके। ठीक है, इतना ही थोड़ा जर्नी है। बहुत बढ़िया है। इसमें काफ़ी संघर्ष भी होता है। मतलब जब हम कोई भी काम हाँ, को हाँ। शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें ये नहीं कि सक्सेस सीधा ही मिल जाएगा। बहुत सारे फेलियर्स के बाद जाके हाँ, जब सक्सेस मिलता है, तो उसका एक आनंद ही अलग होता है। तो हम आपके कुछ हाँ। वर्क्स को एनालाइज़ करते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उसमें हम आपके वर्क्स को कुछ ठीक है। देखेंगे। ये अच्छा, ठीक है, ये चीज़ है ना, ये अंडे के ट्रे का एक फ़ोटोग्राफ है। जो कि मेरा पहला एक सबसे एक इंस्पिरेशन पार्ट रहा है। क्योंकि जब मैं जम्मू में पढ़ाई कर रहा था, तो तब बहुत सारे मटेरियल के साथ मैं खेलता था। अ, जैसे अंडे के ट्रे हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, या बेसिक मटेरियल जो कैनवास हो गया, उसी के ऊपर कोई न कुछ कलर के साथ खेलते रहता था। तो एक बार जब मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था अपने काम को, तो एक बार मैं इस एंगल से मैं एक रैंडमली ऐसे खींच लिया था कि ऐसा कैसा है, तो ऐसे मुझे एकदम से एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि एक माउंटेन जैसा दिख रहा है ना? तो मैं एक रिलेट कर पा रहा था लद्दाख के लैंडस्केप को, रिलेट कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मटेरियल के साथ एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये किया था मैंने जब सेकंड थर्ड ईयर में किया था मैंने। फिर एक थर्ड थर्ड ईयर में पूरा नहीं किया था। फिर फाइनल ईयर में जब पहुँचा, तब मैंने अंडे की ट्रे के साथ मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था। तो नेक्स्ट स्लाइड जाइए। ये उस समय किया था जब मैं लद्दाख में वापस घर आया था। तब रेज़िडेंसी लद्दाख में लद्दाख आर्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो वहाँ पे एग्ज़िबिशन किया, तो उस काम को मैंने रिक्रिएट किया था इस माउंटेन अंडे के ट्रे के साथ वो फ़ोटोग्राफ करके। फिर ये हाँ, ये सब है ना, थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लोरेशन है। जैसे कलर मार दिया मैंने, जैसे मैंने पहले बताया, वैसे ही है, मतलब कुछ पोर्ट्रेट जैसा, कुछ ड्राइंग एक्रेलिक के साथ खेल रहा था। पहले मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर यूज़ करता था, एक्रेलिक कलर के साथ प्ले कर रहा था। फिर जब मैं मास्टर्स में आया, तब मैंने उसी की कलर, जो अंडे के ट्रे का अपना कलर होता है, उसी के साथ खेलना शुरू किया था। अलग-अलग तरीके से प्ले कर रहा था मैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के जो हैं कलर बहुत कम है, या इसको कह सकते हैं हम हाँ। कलर है ही नहीं, नाम मात्र है। मतलब ये वाला वर्क और उसके नीचे वाला वर्क, उसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंज है। तो इसमें ये चेंज हुँ। कैसे आया, आप थोड़ा इसमें बताएंगे? इसमें ये है कि मुझे शांति निकेतन में बैठते हुए ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा नेचुरल के जो उसका अपना नेचर है मटेरियल का, है ना? मटेरियल को समझने की कोशिश कर रहा था मैं तब, है ना? मटेरियल का अपना एक लैंग्वेज है, उसका अपना कलर है, उसका, है ना? उसको समझने की कोशिश कर रहा था मैं, मटेरियल को। तो इसलिए थोड़ा ये चेंज दिख रहा है। ओके, ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आगे भी बहुत सारे वर्क हैं जो आपके हुँ, हाईली हुँ। डिटेल्ड है। ये एक हुँ, सेल्फ हुँ। पोर्ट्रेट, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कैनवस पे या शीशे में देख के अपनी फ़ोटो बना दी। पर इसमें आपने सिर्फ अपनी बॉडी का जो है फेस का हुँ, पोर्ट्रेट का हुँ। कंटूर दिया है, और बीच में एक्ट रे के माध्यम से जो है आपने हुँ, उसको हुँ। बता दिया है। इसमें लग रहा है कि हाँ, ये आपका पोर्ट्रेट है, हुँ, पर हुँ। उसमें लग भी रहा है कि ये आपका स्टाइल भी है साथ ही साथ। हुँ, हुँ, हुँ। सही समझा आपने। क्योंकि मैं ये तब कर रहा था, अ, तब मैं ये सोचता था, मैं लद्दाख से बाहर पढ़ रहा था ना, तो लोग अ, मुझे तुम कहाँ से हो बोलते हो? तो मैं लद्दाख से हूँ। तो लद्दाख से होने का मतलब वो लोग वो ये बात करते हैं कि वहाँ, अच्छा, हाँ, इतना बड़ा पहाड़ होता है, ऐसा लैंडस्केप होता है। तो इसलिए वो जो मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो मेरे अंदर माउंटेन्स दिख रहा है।
तो वैसा एक बनाया था। तो नीचे जाए तो इसी काम को नेक्स्ट में आपको दिखेगा, थोड़ा-सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपको। ये वो जो पहले वाला काम किया था, जो फाइनल ईयर में जब कर रहा था तब किया था। तब ये मास्टर्स पास आउट होने के बाद है, 2-3 साल के बाद ये इसी काम को ऊपर मैंने पेपर माशे के साथ काम किया है। तो इसी में आपको दिखेगा आर्किटेक्चर का पार्ट, छोटा-छोटा पार्ट दिखेगा लैंडस्केप में, जो लद्दाख के हैं। तो उसी सेल्फ पोर्ट्रेट में लोग मुझे मेरे अंदर क्या दिख रहा है, वो चीज़ है। है ना, ये भी शांति निकेतन में मैं ये चीज़ देखा, पेपर माशे में ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया था। क्योंकि वहाँ पे पेपर मेकिंग का एक कल्चर है वहाँ पे, है ना, आर्टिस्टों में। तो वहाँ पे वर्कशॉप भी मुझे मिला था अपने टीचरों से। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गया, मुझे अ अ, पेपर माशे के साथ बनाना चाहिए। वो जो वर्कशॉप में मुझे देखा कि क्योंकि वो लोग बैम्बू और बनाना ट्री के जो स्टेम होता है, उनके साथ बनाता है, एक बहुत ही नेचुरल तरीके से वो लोग बनाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस मैंने देखा, लेकिन मुझे लगा कि जो अंडे का ट्रे का जो पार्ट छोटा-छोटा रह जाता है, वो मैं दोबारा यूज़ करता था। ये जो छोटे कट आउट दिख रहा है, उसी कट आउट को रीयूज़ करके पेपर माशे बनाता। तो उसी पेपर माशे के साथ ये जो घर का स्ट्रक्चर है, ये सब क्राफ्ट जैसा बना दिया था। इसमें हम देख सकते हैं कि आपका फुली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इसमें। हुँ, हुँ। जैसे पिछले काम में था कि ये एलिमेंट्स जो थे बहुत कम थे या कलर्स ऐसे नहीं थे। तो हाँ। आगे चल के हम देखेंगे कि आपके कामों में इस पार्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि पहाड़ों में जो घर हैं लद्दाख हुँ, के, हुँ। वो हाँ, हाँ। वो आपके वर्क का सबसे बड़ा एलिमेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। ये भी उसी का है। हाँ, सिखाइए। ये क्या है चीज़? ये बाउल्स एंड केटल्स, ये लद्दाख की जो ट्रेडिशनल केटल्स होता है, बाउल्स होता है, उसी का ही शेप का ही बना हुआ है। उसमें तो कटिंग उसी किया, से हाँ, कटिंग करा कटिंग हुआ है। से प्रेजेंट हाँ, कर अंडे के दिया। ट्रे के साथ के ऊपर ही किया हुआ है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी सबका सीरीज़ ही है, इन सब का। बहुत हाईली डिटेल्ड वर्क है। हाँ, ये एकदम अ, थोड़ा-सा डिटेल में किया था। देखेंगे कि आपके वर्क्स में और डेप्थ आ गई है बहुत ज़्यादा। मतलब हुँ, अभी आर्टिस्ट को समझ आ गया है मटेरियल के साथ खेलना, और अभी वो बहुत आनंद ले रहा है उसमें, मज़ा आ रहा है हाँ, उसको काम करने में। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज़। सच में लग रहा है कि लद्दाख की फ़ोटो खींची है हमने दूर से किसी एरिया की, और ऐसा हाँ। इफ़ेक्ट आ रहा है। इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ जी। अ, अंडे की ट्रे के साथ मैं बहुत काम कर लिया था। तब मेरे को एक चीज़ ढूँढ रहा था कि कोई दूसरा एक सिमिलर जो मटेरियल का क्वालिटी है, तो वो कार्डबोर्ड मेरे को देखा, तो मैं कार्डबोर्ड के साथ खेलने लगा थोड़ा। तो आपको आगे कार्डबोर्ड के साथ काम दिखेगा। ये चीज़ बताना भूल गया मैं, नेचुरल पिगमेंट्स में ज़्यादा यूज़ करने लगा धीरे-धीरे करके, है ना? हाँ नेचुरल जी। पिगमेंट मतलब जो मिट्टी होता है ना? अलग-अलग क्ले का रंग होता है ना? तो वो गेरुआ सब कलर, मैं यूज़ करने लगा है। जैसे ब्राउनिश गेरुआ कलर हो गया हमारा, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। मिट्टी से हुँ, हुँ। ओकर कलर आ गया। हुँ। ये भी एक पोर्ट्रेट की तरह ही है मुझे लग रहा है। हाँ, ये भी पोर्ट्रेट ही है, पोर्ट्रेट ऑफ एसेंस ऑफ लद्दाख करके एक टाइटल दिया था। तो हुँ, एक लेडी का एक पोर्ट्रेट है लद्दाख के, जो यहाँ पे ऊपर कैप पहनता है, तो हाँ जी। वो एक ट्रेडिशनली वो पहना जाता है, तो वो एक एसेंस जो है उसमें दिया गया है। साथ ही साथ उसमें बिल्डिंग्स भी हैं। हाँ, उसमें आपको ज़ूम बिल्डिंग्स करने में पता चल रहा है कि दिखे। हाँ, बिल्डिंग हाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये उसके पार्ट्स हैं डिटेल हुँ, वाले। हुँ।
इसका डिटेल। ये ये मेल का आई थिंक। हाँ, ये भी ऐसी का ही सीरीज में है। इसी सीरीज में ये भी। ये भी ऐसी सीरीज का इसमें ही है। बैकग्राउंड में आपने क्या यूज़ किया, पेपर मैशे? पेपर मैशे ही है। पेपर मैशे, जो क्ले का पिगमेंट है वो सब है। और इसमें जो ये टेक्सचर दिया है ये वाला, हम्म ये क्या ये रिप्रेजेंट है? कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कार्विंग किया है। जो लद्दाख में वुड कार्विंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई भी घर का डोर होगा, विंडो होगा, उस पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसी से थोड़ा सा क्राफ्ट का एक इन्फ्लुएंस है, आपको दिखेगा। ये है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। थोड़ा सा कार्विंग जो है थोड़ा सेंटर से किया है। थोड़ा कलर कलर पिगमेंट थोड़ा वाइट ज़्यादा रखे, इसलिए आपको ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा। क्योंकि हम्म। वहाँ लद्दाख का घर जो है ज़्यादातर ये वाइट, जो चूना के साथ लगाता है, वो चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक आपने अपनी आर्ट स्टेटमेंट में ये भी मेंशन किया था कि लद्दाख के घरों में भी कार्डबोर्ड और ये सारी चीज़ें हाँ, यूज़ होती हैं। यूज़ करता है। जो जब छत बनाते समय ना, जो बीम्स होता है, बीम्स के ऊपर बीम्स। लकड़ी लगाया जाता है, उसका छोटे छोटे। फिर उसके ऊपर ताकि मिट्टी जो है निकल ना जाए, इसलिए वो यूज़ करता है। तो इसलिए ताकि मिट्टी जो है निकल ना जाए, उसीलिए यूज़ करता है। तो वो भी एक काम का मतलब के साथ जोड़ने का एक कोशिश है मेरा। इसमें और चेंज है। हाँ, ये थोड़ा सा रिसेंट काम है, आपको दिखेगा। क्योंकि ये भी है ऊपर का ही सीरीज में ही है। थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। इसमें भी ये जो वुड कार्विंग का मैंने बताया, हाँ वो जी। भी इसी उसी का ही एक पार्ट है। ये आ गया आपका इंटरेस्टिंग और डिटेल वाला काम। हाँ, ये जो पहाड़ के ऊपर जो घर बनाए होते हैं उसी से इंस्पायर्ड, खासकर मोनेस्ट्रीज होते हैं उनसे बनाया है। ये भी उसी का ही पार्ट है। ये आप फिर अकेले करते हैं कि पूरी टीम लगती है इसको करने के लिए? ये छोटे छोटे काम तो मैं अकेले ही करता हूँ मैं। ओके। अब इसमें थोड़ा आपको दिखेगा, थोड़ा घर के अंदर देखना मैंने शुरू किया। हाँ जी, बिल्कुल। पहले घर के बाहर थे, दूर से था व्यू, अभी घर हम्म के अंदर जा रहा है। हम्म ये नेक्स्ट वाले में वो सामान भी रखा है, उनके बर्तन वर्तन किचन हम्म के, हम्म 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 विंडो। हम्म। ये थोड़ा 3D में है काम। हाँ, या फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा 3D में आने की कोशिश किया। ये भी अंडे के ट्रे के साथ ही किया है। हम्म। थोड़ा रिलीफ से निकाल के थोड़ा थ्री डायमेंशन में आ गया। ओके। इसमें लग रहा है ऐसे कि ये पत्थर रखा है हमने, पत्थर के नहीं, ऊपर जो अंडे है। की ट्रे के साथ ही है, उसके ऊपर पेपर हाँ। में क्ले के साथ बना हुआ है। फिर ये लकड़ी के ऊपर है, क्योंकि मेरा घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसी का छोटा सा जो लकड़ी बचा होता है फेंकने वाला, हम्म। वो यूज़ किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बीच में आपने कार्विंग करके। थोड़ा सा कार्विंग करके फिर उसमें पेपर मैशे और क्ले जो मैं यूज़ कर रहा था, उसी के साथ ही बनाया। अब आता है लैंड आर्ट करके, है ना। जी। लैंड आर्ट ये मेरा पहला लैंड आर्ट बोलूँगा। तब मैं शांति निकेतन में था। तब जो टमरेट माउंट्स होता है ना, थोड़ा नीचे ले टमरेन माउंट, जो क्या बोलते हैं, चींटियों का जो घर जैसा बना होता है ना ऊपर, हाँ ऐसे। जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। है ना, वो थोड़ा पहाड़ जैसा मुझे दिखता था, तो इसलिए हम्म। मैं उसी के ऊपर एक इंस्टॉलेशन किया था अंडे के ट्रे के साथ, जो कुछ कुछ छोटे छोटे बना हुआ था। तो वो चीज़ इसी के ऊपर इंस्टॉल करके एक लैंड आर्ट जैसा बना हुआ था। ये भी है लैंड आर्ट।
ये पूरा आपको जो वाइट दिख रहा है सारा पेपर मेशे के साथ किया हुआ है। अच्छा। जैसे बर्फ गिरा होता है, हुँ। वैसा एक फील देने के लिए किया था। हाईली डिटेल्ड, अभी इसमें घर भी है छोटे-छोटे। हाँ, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको डिटेल दिखेगा। हाँ जी। इसमें सारा जो मटेरियल है पेपर मेशे के साथ है, उसमें कोई फेविकोल या कुछ भी नहीं मिलाया है। तो वो जो काम है बाद में वो नेचर में अपने समा जाएगा। हुँ। ये आपने अपने लेवल पे किया कि ये हाँ, ये रेज़िडेंशियल तो कम्युनिटी के साथ था। कम्युनिटी? मतलब साल लद्दाख करके एक इनिशिएटिव था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो उनका बहुत सारा टीम के मेंबर्स थे, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, सब मिल के एक कम्युनिटी एक प्रोजेक्ट था। तो वो एक है, बहुत सारे लोगों का योगदान है इसमें। ये आपका आ गया इंडियन आर्ट फेयर का काम, जो कि न्यू दिल्ली में 2024 में लगा है। हाँ, तो ये कार्डबोर्ड के साथ पूरा बना हुआ है, तो ये भी शाह लद्दाख के थ्रू गया था ओके। इंडिया आर्ट फेयर में। तो ये कार्डबोर्ड, पेपर मेशे, क्ले, ये सब मिला के बना हुआ है। इसकी हमारे पास वीडियो भी है, हम उसको शेयर अच्छा, करते ये हैं। कोलैबोरेशन में था एक आर्टिस्ट के साथ। श्री स्कर्मा सोनम टाशी को कार्डबोर्ड, पेपर मैशे और क्ले में उनकी कृति माई होमलैंड 3 के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री स्कर्मा सोनम टाशी। में अच्छा आपने ये अच्छा, वो जो है आर्ट फेयर में जो काम बनाया था, वो उसका जो कार्डबोर्ड था वो उसको दोबारा यूज़ किया था किसी स्कूल में। यूपी में कहीं पे एक स्कूल है। तो उस स्कूल में थोड़ा उसके ऊपर घास वास चढ़ा के उससे पहले कार्डबोर्ड लगाया था, उसको रीपर्पस रीयूज़ किया था उस कार्डबोर्ड को, ताकि कचरा ना फैले, इसलिए उसको दोबारा यूज़ किया था। क्योंकि काम का कॉन्टेक्स्ट भी मेरा वैसा ही है कि रीयूज़ करना, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मेरे काम में रहता है, तो इसलिए उसका काम का ज़रूर था। तो ये जो है वेनिस आर्ट बिनाली का काम है, जो अभी लगा हुआ है, अभी भी चल रहा है। नवंबर तक ये काम लगा रहेगा। कहाँ पे लगाई? वेनिस में? वेनिस में। ओके। उसी का अलग एंगल से थोड़ा किया है। ओके। तो आगे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे हम्म, रियलिस्टिक आर्टिस्ट हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जो अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं। तो हम्म, रियलिस्टिक काम करना शुरू कर दिया उन्होंने और ऑर्डर वगैरह ले रहे हैं, कमीशनाइज्ड पोर्ट्रेट या सारी चीज़ें। तो अच्छा उन्होंने ग्रो कर लिया अपनी प्रोफाइल, काम आना भी शुरू हो गया है इंस्टाग्राम के थ्रू। पर जो एक आर्टिस्ट है जो अपने स्टाइल पर काम करता है, जो अपना एक हम्म, स्टाइल डेवलप करने के लिए पीछे संघर्ष करता है, उस पर एक थिंकिंग पावर लगती है, सोचने के लिए स्टोरी चलती है, उसका अंदर का जो है भाव रहता है आर्टिस्ट का हम्म, काम के प्रति। हम्म। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसा कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रियलिस्टिक पोर्ट्रेट करके? और दोनों इम्पोर्टेंट है, पैसा ज़रूरी है सबसे पहले। वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आर्टिस्टिकली देखो, अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम नहीं है दूसरा, है ना, तो आपको ज़रूरत है तो आप पोर्ट्रेट करो साइड साइड में, हम्म। है ना। और अपना आर्टिस्टिक जो आपका जो असल काम है वो भी आपको साइड साइड में काम करना पड़ेगा, है ना, वो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। अ, क्या आपकी जर्नी में पहले कभी ऐसे फेस आए कि जब आपको लगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही? उसे उस फेज में आपको क्या क्या सिखाया उस फेज ने आपको? हाँ, मैं पहले इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया था
कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपको शुरू-शुरू में, क्योंकि आपका काम को कोई नहीं जानता है, तो आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है। कहीं पे अपॉर्च्युनिटीज़ होगा, कोई ओपन कॉल्स होता है, या कोई भी रेज़िडेंसी होगा, या एग्ज़िबिशन होगा, तो बहुत सारा चीज़ आपको मिल भी जाता है, कभी-कभी रिजेक्ट भी हो जाता है, तो वो चीज़ रहता है। तो वो चीज़ आपको ये चीज़ सिखाता है कि आपको कंसिस्टेंसी जो है हमेशा रहना चाहिए, चाहे आपको काम कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी जो है, आपको ऑनेस्टी जो है, आपके काम में दिखना चाहिए। तो वो चीज़ अगर आपको कंटिन्यूअसली 2-4 साल तक आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे, तो आपको कहीं न कहीं आपको रिकॉग्नाइज़ मिलता रहेगा। लद्दाख एक रिमोट रीजन है, आपने बताया भी। तो आने हुँ। वाले समय में आर्टिस्टों के लिए वहाँ पे क्या अपॉर्च्युनिटी है कि कम हुई है? मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ा है थोड़ी-थोड़ी। पहले इतना नहीं था जितना आज के टाइम पे है। क्योंकि बहुत सारे आर्ट का इवेंट होने लगा है, जैसे साल-अदा करके इवेंट होता है, या कुछ ना कुछ एक छोटे-मोटे एग्ज़िबिशन होते हैं, ख़ासकर जून, जुलाई, अगस्त के उम, में जो समर के टाइम होते हैं, उस समय बहुत सारे आर्ट का एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे ख़्याल से थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लगे हैं पहले से। लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली अगर दिल्ली से कंपेयर करें, तो बहुत बहुत कम अपॉर्च्युनिटी है दिल्ली के कंपैरेटिवली, इसलिए मैं दिल्ली के साथ हमेशा मैं टच में रहने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अ, ख़ासकर यंग आर्टिस्ट के लिए तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है, जैसे एकदम फाइनेंशियली वो इतना शुरू में नहीं होता है, तो हो सकता है वो फैमिली का सपोर्ट हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, चैलेंज तो है, एक एक तो है कि ज्योग्राफिकल चैलेंज है। है ना? बहुत सारे जैसे दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, तो दिल्ली एक आर्ट का हब है, तो वो वहाँ पे आना-जाना वो एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है आर्टिस्ट के लिए। हाँ, ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है, वो भी आपका एक एक क्या बोलते हैं, एक पॉसिबिलिटी बन जाता है आपके काम में आपको है ना, बहुत सारे चीज़ आपके आस-पास से आपको सीखने को मिलता है, जो अ, जो सिटीज़ में नहीं होता है, वो चीज़ आपको गाँव में मिल बिल्कुल, सकता है, बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल। इंस्पिरेशन चीज़ें। बहुत सारे आर्टिस्ट जो है शहर में रहने वाले आर्टिस्ट बोलते हैं कि आप गाँव में जाना है ना? बहुत सारे, क्योंकि वो फेड अप हो जाते हैं उस लाइफ़ से, है ना? तो वो चीज़ भी एक है, अगर मेहनत करने वाले तो हो जाता है। सही बात है। तो अगर हुँ, किसी को अपना स्टाइल डेवलप करना हो, जैसे मतलब आपने बताया कि पोर्ट्रेट कर रहा है और साथ ही साथ अपना स्टाइल भी डेवलप करने के लिए उसको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पहचान तो उसकी, अगर अपना स्टाइल बनाएगा तभी बनेगी पहचान। हुँ, मतलब गैलरी में डिस्प्ले होगा तो रियलिस्टिक रियलिस्टिक ही काम होंगे तो समझ नहीं आएगा किसका काम है। पर जैसे आपके हुँ, वर्क में हमने देखा कि एक अलग ही एलिमेंट है उसमें, जो कि शायद ही बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। उसमें टच आ रहा है लद्दाख का भी, लद्दाख के पहाड़ का भी, लद्दाख के घरों का भी, और उसकी कलर स्कीम भी ऐसी है कि जो पूरी तरह से नेचुरल लग रही है, इको फ्रेंडली सारी हुँ। चीज़ें हैं। तो आर्टिस्ट को अगर अपना स्टाइल डेवलप करना है तो उसको क्या क्या चीज़ें, किस पे काम कर सकता है जिससे वो अपना एक अलग ही शैली को विकसित कर सकता है, अपने स्टाइल को डेवलप कर सकता है? वो सबसे मैं पर्टिकुलर ऐसे बोल नहीं सकता हूँ कि कैसा करना है, बट अ, आर्टिस्ट को एक अपना एक रूट जो है के साथ जुड़ा रहना चाहिए, है ना? वो रूट इन अ सेंस कि वो किस जगह से, किसी जगह किसी कल्चरल अपने एक अपना कल्चर होता है, अपना लैंग्वेज होता है, अपना रहने-खाने का तरीका होता है। उन सब से अगर आप जोड़ के रहोगे, उसी को आप दर्शाओगे अपने काम में,
तो वो एक अपना एक यूनिकनेस उसी में से ही आता है। और चाहे आपको कम्युनिटी बेस पे आपको काम करना है या इंडिविजुअल अपना एक्सप्रेशन देना है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखेगा तो आपको धीरे-धीरे आपको वो ग्रो करता रहेगा। तो वो चीज़ वही मैं कह सकता हूँ। ओके, तो हम लास्ट के 1-2 क्वेश्चन से एंड करेंगे इस पॉडकास्ट को। अगर कोई यंग आर्टिस्ट आपसे कहे कि सर मेरे अंदर भी बहुत टैलेंट है लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आप उन आर्टिस्टों को नेक्स्ट 1 ईयर के लिए क्या कौन सी 3 चीज़ें कहेंगे, जो एडवाइस करेंगे जो उनकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं? 1 ईयर के लिए तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 1 साल में ही आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको काम कंटिन्यूअसली आपको काम करते रहना चाहिए। और काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा-सा डेप्थ में आपको उस काम के साथ एक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना दिखना चाहिए आपके काम में। तो टैलेंट आपका एक शुरुआती एक वो हेल्प हो सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना, उसमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और बड़े लोगों से आप बातें करते रहना चाहिए, अपने फ्रेंड से बातें करना चाहिए। आर्टिस्ट जो फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको सलाह जो है ज़रूर लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप खुद नहीं सोच पाते हैं जितना दूसरे आपके बारे काम में देखते हैं। तो वैसे करके आपको धीरे-धीरे सक्सेस मिलेगा। सक्सेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अवार्ड मिले। अवार्ड मिलने से ये आपका या कोई भी रिकॉग्निशन मिलता है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपके जर्नी का छोटा-सा पार्ट है वो, है ना? वो ज़रूर वो नहीं है कि किसी को आर्टिस्ट अवार्ड नहीं मिला तो वो आर्टिस्ट नहीं है, वैसा नहीं है। अवार्ड मिलना वो एक छोटा-सा पार्ट है उस जर्नी का। किसी को हो सकता है जल्दी मिल जाए, किसी को बाद में मिल जाए, है ना? किसी को 50-60 में मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है। तो वो एक छोटा-सा जर्नी का पार्ट है वो अवार्ड वो सब, है ना? तो वो मिल गया तो ठीक है, अच्छी बात है, वो यू शुड सेलिब्रेट, है ना? लेकिन हमेशा काम को कंसिस्टेंस के साथ काम करते रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंट ये है कि आपके काम कैसे हर साल डेवलप कैसे हो रहा है ना? कैसे इम्प्रूव हो रहा है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लास्ट में यही क्वेश्चन है कि सक्सेस का क्या रियल फॉर्मूला है? टैलेंट, हार्ड वर्क, अपॉर्चुनिटी, राइट डायरेक्शन, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है और क्यों? ये ये चीज़ बहुत मुश्किल का सवाल है, क्योंकि ये सब है ना एक-दूसरे से कनेक्टेड है ना? एक चीज़ मैं बोल नहीं सकता कि टैलेंट इम्पोर्टेंट है या फिर कोई कंसिस्टेंस मेरे ख़्याल से कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है काम में और वही लगाव रहना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? डेली कितने घंटे काम करें तो कंसिस्टेंसी हमारी बन सकती है? कि जैसे अ, मतलब कोई जॉब भी कर रहा है या कुछ बाकी चीज़ें भी एक्टिविटीज़ में है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसको जॉब करनी पड़ रही है, पर वो हुँ, आर्ट को हुँ। छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो उसका पैशन है। वो चीज़ है ना मैनेजमेंट आपके ऊपर है ना? आप कोई जॉब कर रहा है तो बहुत सारे मैं आर्टिस्ट जानता हूँ दिल्ली में या दिल्ली से बाहर भी बहुत सारे आर्टिस्ट जॉब करता है और ज़रूर टाइम निकाल के अपना काम करता है 1-2 घंटे, हुँ। कम से कम। अपने कहीं पे स्टूडियो होगा या घर पे स्टूडियो होगा, तो वो एक कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि वो चीज़ होनी चाहिए। चाहे आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट तो चाहिए, आपको जॉब करना पड़ेगा तो वो चीज़ रहना चाहिए। और जॉब करते-करते आपको हो सकता है आपके स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता हो, है ना? तो वो कंसिस्टेंसी जो है आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, इसके बारे में, आर्ट के बारे में चर्चा करके, और एक अपनी ही अलग दुनिया आपने मतलब उसमें कला में दिखाई है। बहुत ही अच्छा लगा। आशा है कि आप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा ये वीडियो को देख के। तो थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल सोसाइटी हुँ, फॉर आर्ट एंड कल्चर, मतलब हम हुँ, यही हुँ, करते हैं कि इस सोसाइटी के माध्यम से
ऑफलाइन या ऑनलाइन कलाकारों से हम जो है मुलाकात करें और उनके काम को ऑनलाइन के थ्रू ऑफलाइन के थ्रू उनको प्रमोट किया जाए। तो हमारा यही रहता है, क्योंकि आर्टिस्ट अगर अकेला काम करता रहेगा, दूसरे आर्टिस्टों की सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो अकेला ही रह जाता है एक टाइम पे आके। और भी आर्टिस्टों को इंस्पिरेशन मिले, ये नहीं कि हम हुँ, हुँ, हुँ। काम कर रहे हैं तो घर पे बैठे बस। हमारा यही है कि सबके साथ बनाए रखें, सबके साथ हुँ, हुँ। तालमेल बना के रखें और सबके बारे में जानें। तो ये हमारी सोसाइटी का मिशन है। अ, बहुत अच्छा सोसाइटी आपने खड़ी की है क्योंकि बहुत आर्टिस्टों को प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। जो इनिशियल ख़ासकर जो इनिशियल जो पास आउट होते हैं या स्टूडेंट हैं, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। तो वो चीज़ बहुत ही अच्छा आप लोगों ने इनिशिएट किया है, तो बहुत अच्छा लगा ये थैंक यू चीज़। सो मच। तो हम इसी के साथ इस पॉडकास्ट को, एक मुलाकात कलाकार के साथ, इसको हम एंड करते हैं यहीं पे। आगे भी आपके साथ चर्चाएं करते रहेंगे, मिलते रहेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मीडिया के थ्रू। थैंक यू सो ओके, मच फॉर कमिंग। थैंक यू, कर्मा थैंक यू, सोनम ताशी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।